नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। सीएम ने दिया गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन तक बंद रखने के आदेश। इन शहरों से गायब हो सकते हैं चिकन। खबर है मेरठ से। पहले कोरोना संक्रमण और उसके बाद अब बर्ड फ्लू के चलते चिकन के दामों में भारी गिरावट हुई है। इससे चिकन की डिमांड भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हालात ये है कि 150 रुपए प्रति किलो बिकने वाला चिकन अब महज 60 से 70 रुपए प्रति किलो में खरीदने को भी कोई तैयार नहीं है। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बाजारों से कुछ दिन के लिए चिकन गायब हो सकता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी में नई आबकारी नीति को मंजूरी। अब सीधे बार का लाइसेंस जारी कर सकेंगे आयुक्त। खबर है लखनऊ से। योगी सरकार ने यूपी के नई आबकारी नीति पर 2021-2022 में मुहर लगा दी है। वर्ष 2021-2022 में योगी सरकार ने आबकारी विभाग से 34,500 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। आबकारी नीति का मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना। मतलब साफ है कि इस बार नीति कुछ सरल और सुविधाजनक की गई है। यूपी में अब अपने घर में सीमा से अधिक शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। फुटकर दुकानों में POS मशीन व्यवस्था लागू की जाएगी। POS मशीन व्यवस्था कोरोना संक्रमण की वजह से शराब और बियर के लाइसेंसी विक्रेताओं और पीने के शौकीनों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसके लिए लाइसेंस शुल्क और आबकारी शुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। कांग्रेस ने 12 जिलों में घोषित किए पदाधिकारी। खबर है लखनऊ से। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में फेरबदल करने में जुट गई है। शुक्रवार देर शाम कांग्रेस ने 6 जिला अध्यक्षों और 7 नगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इनमें इलाहाबाद से सुरेश यादव, भदोही से मधु खान, अम्बेडकर नगर से अमित वर्मा, गोंडा से वीरेंद्र पटेल, आगरा से राघवेंद्र सिंह मीनू और मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कुंवर तोकीर अली को बुलंदशहर नगर अध्यक्ष, नौशाद मंसूरी को कानपुर नॉर्थ नगर अध्यक्ष, शैलेंद्र दीक्षित को कानपुर साउथ नगर अध्यक्ष, अजय डिबो को मैनपुरी नगर अध्यक्ष, अजय कुमार श्रीवास्तव अज्जू को लखनऊ नगर अध्यक्ष नॉर्थ, आनंद श्रीवास्तव को देवरिया नगर अध्यक्ष और मीर हरून को कन्नौज नगर अध्यक्ष बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेंगे 5-5 लाख आबादी वाले 3 नए शहर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं से होंगे लेस। खबर है नोएडा से। योगी सरकार यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 3 अत्याधुनिक स्मार्ट शहर बसाने जा रही है। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण विस्तृत योजना तैयार करवा रहा है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़, मथुरा और आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले इन शहरों में 5-5 लाखों लोगों की आबादी होगी, जिन्हें रहने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। तीनों शहर बिजली, पानी और सीवर के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। इसके अलावा इन शहरों में सड़क यातायात सुरक्षा और इंटरनेट कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होगी। अप्रैल 2021 से बढ़ सकती है कर्मचारियों की टेक होम सैलरी। जाने जरूरी सुझाव। खबर है लखनऊ से। अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और श्रम मंत्रालय के इन सुझावों को मान लिया गया है तो नौकरी पेशा लोगों की टेक होम सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन पेंशन घट सकती है। नए सुझाव के अनुसार कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन ग्रेच्युटी और पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। यह जानकारी उन कर्मचारियों को राहत दे सकती है जो अपनी टेक होम सैलरी में कटौती नहीं चाहते हैं। नया वेतन मान के नियम अप्रैल 2021 से लागू हो सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने संसदीय समिति को कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी और एम्प्लॉय दोनों का अंशदान 12% से घटाकर 10% करने का सुझाव दिया। इससे कर्मचारी की सैलरी में बढ़ोतरी तो हो जाएगी, लेकिन PF में योगदान कम होने से पेंशन की राशि भी कम हो जाएगी। रेलवे चाइल्ड लाइन ने बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए छेड़ी मुहिम। खबर है मथुरा से। जंक्शन पर बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के जरिए बाल भिक्षावृत्ति को खत्म कर बच्चों के परिजनों को जागरूक किया। स्टेशन पर यात्रिकों को भी पैम्पलेट के जरिए जागरूक किया। थाना GRP और रेलवे चाइल्ड लाइन के लोगों ने स्टेशन पर भीख मांगने वाले बच्चे और उसके परिजनों को सख्त हिदायत भी दी। देश में लगातार बढ़ रही बाल भिक्षावृत्ति देखते विगत वर्षों से रेलवे चाइल्ड लाइन बच्चों के लिए समय समय पर अभियान चलाकर उन्हें जागरूक करता रहता। वहीं इस श्रृंखला में शनिवार को रेलवे चाइल्ड लाइन और GRP पुलिस के जवानों ने मिलकर बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। सभी को कोरोना वैक्सीन लगे यह जरूरी नहीं, जाने क्यों। खबर है लखनऊ से।
कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी लोगों का टीकाकरण हो। फिलहाल 3 चरणों में होने वाले टीकाकरण में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत कर्मियों, पुलिस, होमगार्ड, जेल कर्मी, नगरीय निकायों के स्वच्छता कर्मियों का टीकाकरण लगाया जाएगा। साथ ही 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोगों जो डायबिटीज, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका वैक्सीनेशन होगा। पुलिस के लिए गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए। खबर है प्रयागराज से। एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारियां मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। पुलिस के लिए गिरफ्तारी आखिरी विकल्प होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस कभी भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं होती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने आगे कहा कि गिरफ्तारी पुलिस के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए। पुलिस को ऐसा असाधारण मामलों में गिरफ्तारी करनी चाहिए जहां गिरफ्तार करना अनिवार्य हो और हिरासत में लेकर अभियुक्त से पूछताछ आवश्यक हो। ड्रोन से होगी कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी, 20 कंपनियों को सरकार से मिली मंजूरी। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। हालांकि नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही वैक्सीनेशन ने थोड़ी राहत जरूरी दी है। देश भर में भी लगातार ड्राई रन के जरिए वैक्सीनेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते से भारत में टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने 7 और कंपनियों को ड्रोन की लंबी अवधि की उड़ान से प्रयोग की मंजूरी दी है। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में पिज्जा से लेकर वैक्सीन तक की डिलीवरी ड्रोन से हो सकेगी। तारीख पे तारीख लेकिन नतीजा सिफर, जानिए अब तक का पूरा सफर। खबर है नई दिल्ली से। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ शुरू हुई किसान आंदोलन को करीब 1.5 माह हो गए हैं। पिछले 26 नवंबर से किसान सड़कों पर ठंड और खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर डटे बैठे। सरकार से शुक्रवार को 8वें दौर की बैठक हुई, लेकिन पहले की ही तरह यह भी बेनतीजा साबित हुई। बैठक में सरकार और किसान दोनों ही अड़े हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तो किसान तीनों ही कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़े बैठे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब आगामी 15 जनवरी को सरकार और किसानों नेताओं के बीच 9वें चरण की बैठक होगी। सूत्रों की माने तो शुक्रवार को बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे तो बेहतर है। बंद LIC पॉलिसी कम पैसे के साथ फिर से कर सकते हैं चालू, जानिए पूरी तरीका। खबर है नई दिल्ली से। अगर आपकी LIC पॉलिसी समय पर प्रीमियम न भरने के कारण बंद हो चुकी है तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए जीवन बीमा निगम ने पॉलिसी धारकों को ऑफर दिया है कि वे अपनी बंद पॉलिसियों को फिर से चालू कर सकते हैं। LIC ने 7 जनवरी से 6 मार्च तक इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। LIC इस योजना में पॉलिसी धारक की पात्रता के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों पर कुछ रियायत भी दे रहा है। हालांकि ये रियायत अभियान अवधि के दौरान ही मिलेगी। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ बीच में बंद हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू कर सकते हैं। हथियारों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, सभी शस्त्र लाइसेंस को लेकर पुलिस ने शुरू की ये कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो सके, इसके लिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में शामली पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया। अब पुलिसकर्मी गांव-गांव और घर-घर जाकर शस्त्र लाइसेंस का भौतिक सत्यापन करने में जुटे हैं। ऊर्जा मंत्री ने ट्रैक्टर से किया कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण। खबर है मथुरा से। धर्म नगरी वृंदावन में 16 फरवरी से आयोजित होने वाले कुंभ मेला को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निर्देशों को देखते हुए जहां प्रशासन द्वारा तेजी के साथ कार्य कराया जा रहा है, वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी कार्य की प्रगति पर नजर बनाए हुए। शनिवार को ऊर्जा मंत्री कुंभ मेला की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए ट्रैक्टर की न सिर्फ सवारी बल्कि खुद ही उसे चलाते हुए कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने मेला क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों एवं निर्माणाधीन ब्रह्मर्षि देवराय बाबा घाट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को मेला से पूरा कराया जाए। साथ ही कहा कि कार्य की गुणवत्ता में कमी एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जेपी नड्डा बोले, बंगाल में बीजेपी का आना, ममता का जाना तय। खबर है नई दिल्ली से। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे देखकर टीएमसी के लोग खौफ में हैं। आपका गर्मजोशी के साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का ये समर्थन बताता है कि प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी का सरकार बनना और ममता का सत्ता से बाहर जाना निश्चित है। अवनीश कुमार अवस्थी बोले, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,410 करोड़ होगी। खबर है लखनऊ से। अपर मुख्य सचिव गृह एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा और अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए निविदा मूल्यांकन समिति की EOI कॉन्फ्रेंस लोकभवन में आयोजित की गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।